सभी को नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य का जो पहला काल है उसे आदिकाल के नाम से जाना जाता है। उसी आदिकाल की विशेषताएं यानी विशेषताओं को ही प्रवृत्तियों के नाम से जाना जाता है। आज हम आदिकाल की विशेषताओं के अंतर्गत प्रस्तावना, आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां और अंत में उपसंहार, इन तीन मुद्दों को लेकर हम चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले आदिकाल की प्रस्तावना। आदिकालीन साहित्य में उपलब्ध होने वाली प्रवृत्तियां तत्कालीन परिस्थितियों के संदर्भ में देखी जानी चाहिए। इस काल में अधिकतर रासो साहित्य की रचना अधिक मात्रा में हुई है। इस काल के अधिकांश जो कवि थे वो राजा के आश्रय में ही होने के कारण सहज ही उन राजाओं को खुश करने वाले साहित्य के निर्माण में वह कवि जुट गया था। और वह कवि जितनी अच्छी प्रशंसात्मक रचना लिखता था उतनी अधिक रकम उस कवि को मिलती थी। इसी कारण उसके लेखन में राष्ट्र एवं सामान्य जन के जीवन का चित्रण का अभाव हमें दिखाई देता है। साथ ही श्रृंगार रस की प्रचुरता भी इस काल में दिखाई देती है। 8वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के मध्यकाल तक के काल को हम आदिकाल के नाम से जानते हैं। इस युग को यह नाम डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ही दिया था। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे वीर गाथा काल के नाम से संबोधित किया है। इस काल के समय के आधार पर साहित्य का इतिहास लिखने वाले मिश्र बंधुओं ने इसका नाम प्रारंभिक काल किया और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इसे बीज वपन काल कहा है। रामकुमार वर्मा ने इस काल की प्रमुख प्रवृत्तियों के आधार पर इसको चारण काल कहा। इसे चारण काल क्यों कहा? क्योंकि राजा के आश्रय में रहने वाले जो कवि थे उन्हें ही चारण कहा जाता था और चारणों द्वारा लिखा गया साहित्य चारणिक साहित्य के नाम से भी जाना जाता है। तो राहुल सांस्कृत्यायन ने इसे सिद्ध सामंत काल के नाम से पुकारा है। इसके पश्चात हम आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों की ओर अग्रसर होंगे। इसकी सबसे पहली विशेषता है ऐतिहासिकता का अभाव। इस काल के ग्रंथों में तथ्य कम है, कल्पना का पुट अधिक दिखाई देता है। परिणामतः अनेक ऐतिहासिक भ्रांतियां उत्पन्न होती हैं। इन ग्रंथों के रचयिताओं ने जो वर्णन किए हैं वे तत्कालीन इतिहास से मेल नहीं खाते। घटनाओं, नामावली, तिथियों का जो विवरण रासो काव्य में उपलब्ध होता है वह इतिहास सम्मत नहीं है। चारण कवियों ने अतिशयोक्ति को प्रमुखता देते हुए काल्पनिक वर्णन ही किए हैं और यही कारण है कि इन ग्रंथों में ऐतिहासिकता का अभाव खटकता है। इसके पश्चात आदिकाल की जो दूसरी विशेषता है वह है युद्ध वर्णन में सजीवता। चारण कवि केवल कलम के ही नहीं बल्कि तलवार के भी धनी थे। अतः अवसर पड़ने पर अपने अपने आश्रयदाताओं के साथ रणक्षेत्र में जाकर तलवार के हाथ भी वे दिखाते थे। युद्धों के दृश्यों को उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। अतः इन युद्ध वर्णनों में जो कुछ भी कहा गया है वह उनकी अपनी वास्तविक अनुभूति है कहा जाए तो ज्यादती नहीं होगी। तत्कालीन परिस्थितियों के कारण युद्ध एक अनिवार्य आवश्यकता थी। अतः एक ऐसे वर्ग की अपेक्षा राजाओं को रहती थी जो वीरों को युद्ध के लिए प्रोत्साहित कर सके और यह काम कवि किया करता था। आदिकाल की जो तीसरी विशेषता है वह है प्रामाणिकता में संदेह। जैसे कि हमने पहले उल्लेख किया है कि आदिकाल के अधिकांश कवियों की जो रचनाएं हैं उनके रचनाओं की जो प्रामाणिकता है वह संदिग्ध है। इस काल में रचित पृथ्वीराज रासो, खुम्मान रासो, परमाल रासो की प्रामाणिकता पर विद्वान लोग संदेह व्यक्त करते हैं। मूल कवि की रचना में अन्य लोगों ने कब और कितना अंश जोड़ा है इसको बता पाना कठिन है। भाषा शैली, विशेष सामग्री के आधार पर हम कह सकते हैं कि रासो काव्य समय समय पर परिवर्तित एवं परिवर्धित होते रहे हैं। इस आदिकाल की चौथी विशेषता है फुटकर साहित्य।
अमीर खुसरो की पहेलियाँ, मुकरियाँ और दो सुखने जैसी फुटकर रचनाएं भी इस काल में हमें देखने को मिलती हैं। इसकी पांचवी विशेषता है वह है खड़ी बोली मिश्रित देश भाषा। इसका एक सुंदर प्रयोग हमें अमीर खुसरो की पहेलियों एवं मुकरियों में दिखाई देता है। आदिकाल की जो छठी विशेषता है वह है संकुचित राष्ट्रीयता। इस काल की रचनाओं में राष्ट्रीयता न के बराबर है। जिन राजाओं के आश्रय में इस काल का कवि रहता था वही उसका राज्य एवं राष्ट्र था। उससे हटके उसके लिए कुछ मायने नहीं रखता था। राजा लोग अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए आपस में युद्ध किया करते थे। वे लोग 10-20 गांवों के छोटे से राज्य को ही राष्ट्र समझते थे। अतः उनमें संपूर्ण भारत को राष्ट्र के रूप में देखने की भावना का अभाव हमें इस काल में खटकता है। तो इसकी आदिकाल की जो सातवीं विशेषता है वह है वीर तथा श्रृंगार रस की प्रधानता। इस काल में वीर एवं श्रृंगार का अच्छा समन्वय दिखाई देता है। अधिकतर युद्ध सुंदरियों एवं शौर्य प्रदर्शन को लेकर ही होते थे। कवि जिस राजा के आश्रय में जीवन जीता था उस राजा के सामने किसी दूसरे राज्य की किसी सुंदर स्त्री का ऐसा सुंदर नक्शिक वर्णन वह करता था कि जिसे सुनकर राजा के मन में उसे पाने की लालसा जागृत होती थी और वह उस राज्य के राजा से युद्ध कर उसे अपनी दासी या रानी बनाकर ले आता था। और इस आदिकाल की जो आठवीं विशेषता है वह है जनजीवन के चित्रण का अभाव। जो साहित्य श्रृंगार और वीर रस से युक्त रचना करने में जुटा हुआ है उसके साहित्य में जनजीवन के चित्रण की कल्पना कष्टसाध्य है। इस समय का जनजीवन काफी चिंताजनक था। राजा अपने साम्राज्य के विस्तार में जुट गए थे। वीर गाथाओं तथा रीति ग्रंथों के कवियों ने स्वामिन सुकाय काव्यों की ही सृष्टि की ओर ध्यान दिया, बल्कि जनसामान्य की ओर उनका ध्यान बहुत कम जाता था कहा जाए तो ज्यादती नहीं होगी। इस आदिकाल की जो नवीं विशेषता है वह है काव्य के दो रूप। तो इस समय के साहित्य में हमें मुक्तक एवं प्रबंध दोनों प्रकार की रचनाएं देखने को मिलती हैं। जैन साहित्य में चरित्र साहित्य, पुराण साहित्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य, रोमांटिक काव्य अधिक मात्रा में मिलते हैं। लोक साहित्य गीति शैली में लिखे गए हैं। खुमान रासो, पृथ्वीराज रासो प्रबंध काव्य के श्रेष्ठ उदाहरण हैं। बीसल देव रासो मुक्तक काव्य का एक श्रेष्ठ उदाहरण है कहा जाए तो ज्यादती नहीं होगी। इस काल में काव्य के उक्त दो रूपों के अतिरिक्त फुटकर रूप में गद्य लिखे जाने के भी संकेत हमें इस काल में दिखाई देते हैं। राउलोल उक्ति व्यक्ति प्रकरण तथा वर्ण रत्नाकर नामक जो रचनाएं हैं इस दिशा में उल्लेखनीय है कहा जाए तो ज्यादती नहीं होगी। रावुलवेल में राजकुमारी के नक्शिक का वर्णन है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण व्याकरण संबंधी ग्रंथ है और वर्ण रत्नाकर तत्कालीन भारत का कोणात्मक ग्रंथ है। और इस आदिकाल की जो 10वीं विशेषता है वह है विविध छंदों का प्रयोग। इस आदिकालीन साहित्य में विविध छंदों का वर्णन हमें दिखाई देता है जो काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए कवि इनका प्रयोग किया करता था। इस काल में दोहा, रोला, छप्पया, तोटक, तोमर, गाथा आदि छंदों का प्रयोग मिलता है। छंदों की विविधता के कारण ही चंद बरदाई को छंदों का सम्राट तथा उनकी रचना पृथ्वीराज रासो को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। और इस आदिकाल की जो 7वीं विशेषता है वह है डिंगल एवं पिंगल भाषा का प्रयोग। आदिकालीन रासो साहित्य में जिस भाषा का प्रयोग किया गया है वह आधुनिक हिंदी से बहुत भिन्न है। अपभ्रंश और राजस्थानी भाषा के जिस मिले जुले रूप का प्रयोग चारण कवियों ने रासो ग्रंथों में किया है उसे डिंगल नाम दिया गया है। इसी प्रकार तत्कालीन अपभ्रंश और ब्रजभाषा के मेल से बनी भाषा को पिंगल कहा जाता है।
जिसका प्रयोग भी इन ग्रंथों में किया गया है। वीर रस के भावों को व्यक्त करने की अद्भुत क्षमता डिंगल और पिंगल भाषा में विद्यमान है। इतना ही नहीं, संस्कृत की तत्सम शब्दावली के साथ साथ तद्भव शब्दों का प्रयोग भी इन काव्य ग्रंथों में प्रचुरता से किया गया है। तो सवाल यह उठता है कि तत्सम और तद्भव क्या होता है। यानी संस्कृत के समान जो शब्द होते हैं, संस्कृत के शब्दों को जस के तस किसी अन्य भाषा में प्रयोग किए जाते हैं तो उसे तत्सम कहा जाता है। और संस्कृत शब्दावली को थोड़ा तोड़ मरोड़ कर उसमें कुछ बदलाव के साथ किसी अन्य भाषा में जब उसका प्रयोग किया जाता है, थोड़ा बदल के साथ उसको किसी अन्य भाषा में स्वीकार किया जाता है तो उसे तद्भव कहा जाता है। इसके पश्चात आदिकाल की जो 12वीं विशेषता है वह है रासो शैली की प्रधानता। इस काल में लिखित अधिकांश काव्य ग्रंथों की जो शैली है वह रासक शैली ही है। रासक गेय रूप को कहते हैं। इन्हें ताल लय के अनुसार नाच नाच कर गाया जाता है। इन्हें प्रश्नोत्तर या दो व्यक्तियों के वार्तालाप में लिखा जाता है। संदेश रासक, पृथ्वीराज रासो, कीर्तिलता, बाही बलिराम आदि में इसी शैली का प्रयोग हुआ हम देखते हैं। और आदिकाल की जो 13वीं विशेषता है वह है प्रकृति चित्रण। इस काल में प्रकृति आलंबन और उद्दीपन के रूप में चित्रित हुई हम देखते हैं। नदियों, पर्वतों, नगरों, वनों, प्रभात, संध्या आदि का काफी मनमोहक चित्रण इस आदिकाल में हमें दिखाई देता है। इस साहित्य के प्रणेता ने विभिन्न प्राकृतिक वर्णनों के साथ ही मानव जीवन की रागात्मकता का भी कलात्मक अभिव्यंजन किया है। इस साहित्य के प्रकृति निरूपण के उभय रूप आलंबन व उद्दीपन परवर्ती हिंदी साहित्य में अनुकरणीय बना रहा। प्रकृति चित्रण की परिगणन शैली जायसी के पद्मावत तथा अन्य वर्णक काव्यों में अवलोकनीय है। और इस आदिकाल की जो 14वीं विशेषता है वह है कल्पना की प्रचुरता। जैसा कि हमने पढ़ा है कि इस काल में लिखित अधिकतर साहित्य कल्पना को आधार बनाकर लिखा गया साहित्य है। जब राजा युद्ध के मैदान में तलवारबाजी करता था तो इधर कवि अपनी कल्पना की ऊंची उड़ान के चलते उस एक तलवार की नोक को 10 सरों का सरताज बनाकर वर्णन किया करता था। अपने आश्रयदाताओं की वीरता का काल्पनिक वर्णन करने में इन्होंने अतिशयोक्ति का सहारा लिया है और इसी क्रम में इतिहास सत्य की अवहेलना भी वे कर चुके हैं। और इस आदिकाल की 15वीं जो विशेषता है वह है अलंकारों का प्रयोग। भाषा में सौंदर्य को लाने के लिए कवि अनुप्रास, रूपक, दीपक, वक्रोक्ति, यमक, श्लेष, उपमा आदि अलंकारों का प्रयोग करता था। चारण कवियों ने अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया है। कहीं भी चमत्कार प्रदर्शन के लिए अलंकार योजना नहीं की गई है। अंत में हम उपसंहार की ओर आते हैं। अंततः हम कह सकते हैं कि आदिकालीन जो साहित्य है उस साहित्य में राष्ट्रीयता की कमी खटकने के कारण एकता की कल्पना से वह काफी दूर था। तत्कालीन कवि अपने आश्रयदाताओं के चित्रण में ही अपने जीवन की इतिश्री मान लेता था। वह अपने राजा को खुश करने, उसकी झूठी प्रशंसा करने को तक कतराता नहीं था। प्रसंगवश इस समय का कवि अपने राजा के साथ युद्ध के मैदान में कलम की तरह तलवारबाजी में भी अपनी कुशलता दिखाने में भी अग्रसर था। इस समय के साहित्य से ज्ञात होता है कि राजाओं के मध्य युद्ध तो संपत्ति या स्त्री के लिए ही होते थे। साहित्य जनता से काफी दूर हो गया था। कवि श्रृंगार और वीर रस से युक्त ग्रंथों की रचना में जुट गया था। यह उसकी गलती नहीं थी, बल्कि यह उसकी रोजी रोटी का सवाल था। सभी को डॉक्टर विलास अंबादास साळुंखे का हृदयपूर्वक धन्यवाद। नमस्ते।